सुजाता जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी आपके पास आते हुए, अब तो उद्धव ठाकरे गुट भी डिमांड कर रहा है, जिन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चलाई। उसका ये कहना है कि वीर सावरकर को क्यों नहीं भारत रत्न दे देती है बीजेपी। वो तो डिमांड कर रहे हैं और कह रहे हैं बीजेपी इसको पूरा करे। देखिए, जो बात अभी राहुल जी ने कही, सावरकर जी, उन्होंने कहा दो लोग हुए, वीर सावरकर हिंदू हृदय सम्राट हुए, फिर बाला साहब ठाकरे जी। पर यही तो समस्या है, दोनों की विरासत वालों ने उनकी गौरवशाली स्वर्णिम विरासत के साथ जो धोखा किया, जिसकी वजह से आज स्थिति हो गई कि भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा की जाती है कि सावरकर जी को सम्मान देगी तो भाजपा, और बाला साहब ठाकरे जी को सम्मान देगी तो भाजपा। यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि इतने लंबे समय तक हमारे साथ सत्ता में रहने के बाद शिवसेना ने कभी यह विषय नहीं उठाया। बल्कि मैं पूछता हूं, अभी पिछले वर्ष जब सावरकर जी की जयंती पे संसद भवन में उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण करने जाया जाता है, ये शिवसेना के कितने और कौन से महत्वपूर्ण नेता आए? मैं शिवसेना उद्धव गुट की बात कर रहा हूं। कितने और कितने महत्वपूर्ण नेता आए थे जो कांग्रेस के नहीं आते, वो तो अपनी जगह है। कांग्रेस वालों के मन में एक अपने को लेके एक अलग बात है, इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता। हाँ, एक बात और कहूं, जो राहुल जी ने कहा, मैं किसी बड़े नेता की इस ढंग से प्रतिमा भंजन नहीं करना चाहता, वरना दुबे जी, ये वर्ड उस जमाने में तमाम लोग लिखते थे। ऐसा मैंने भी पढ़ा था कि शायद चेम्सफोर्ड को 1919 में लिखी हुई चिट्ठी में संभवतः गांधी जी ने भी यह बात लिखी। एक फैक्ट और आपको कोट कर दूं, मौलाना आजाद को तो मानते हैं ना, आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में के हिंदी संस्करण में पेज नंबर 143 से 44 पे लिखा, जाके पढ़ लीजिएगा, कि नेहरू को यह बर्दाश्त नहीं था कि कोई दूसरा व्यक्ति उनसे ज्यादा पॉपुलर हो जाए, इसलिए वो किसी की भी लोकप्रियता को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होते थे। ये नेहरू कमी थी। अब बताइए, मौलाना साहब सही हैं या आपके ये राहुल गांधी से? ये वही मानसिकता नेहरू जी के जमाने से लेके आज तक आती चली जा रही है कांग्रेस में। अभय जी, आप इसका जवाब दीजिएगा। सुजाता पांडे जी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। सुजाता पांडे जी, लेकिन सच क्या है, ये देश के सामने कैसे आएगा अगर महापुरुषों को लेकर भी खालिस राजनीति हिंदुस्तान के भीतर की जाएगी? कोई गांधी का कट्टर समर्थक, कोई सावरकर का कट्टर समर्थक, कोई दोनों की ही मुखालफत और आलोचना करने वाला। कम से कम देश के महापुरुषों के नाम पर इस तरह की सियासत हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। हम क्या दे रहे हैं अपने आने वाली पीढ़ी को, यह बड़ा सवाल है। कोई बीच का रास्ता इस पूरे मामले में क्यों नहीं निकलता है? अगर इस तरह की सियासत जारी रहेगी तो इतिहास को लेकर बार बार बहुत तरह के सवाल इन्हीं तमाम लोगों को लेकर पूछे जाते रहेंगे, जिससे नुकसान हिंदुस्तान का ही होगा। जी चित्रा जी, जब तक आप बाएं हाथ से लिखे हुए इतिहासकारों को अपना आदर्श मानते रहेंगे तो ऐसी समस्याएं और द्वंद हमेशा बने रहेंगे। जहां तक ये माफीनामे की बात है, तो मुझे लगता है कि ये साफ करना बहुत जरूरी है कि सिर्फ सावरकर ही नहीं थे जिन्होंने ये मर्सी पिटीशन लिखी, जो कि एक फिक्स फॉर्मेट था राजनीतिक कैदियों का। अब आप समझ ही सकती हैं कि जिनको 2 जन्म की सजा दी गई हो, मतलब 25-25 बार की सजा दी गई हो, ऐसे सजा को जिसको सिर्फ एक तरफा सुनवाई हुई, वैसे में ये एक विधान था जहां पे अपनी वकालत करने के लिए कैदी ये मर्सी पिटीशन लिखते थे। इसमें आपको बारिन घोष भी थे, जो महान क्रांतिकारी अरविंद घोष के भाई थे। उसके अलावा इसमें सत्येंद्र सान्याल भी थे, जो कि एचआरए का गठन किया। उनका नाम कोई नहीं लेता। खैर, लेकिन सावरकर को निशाना इसलिए बनाया जाता है, चित्रा जी, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो सावरकर की जो नेशन की थ्योरी थी, वो बेस थी हमारे इतिहास पे, हमारे संस्कृति पे, और वेस्टर्नाइजेशन, एंटी वेस्टर्नाइजेशन थे। मतलब कि वो नकलची बंदर बन के सिर्फ आजादी के समय से भारत का इतिहास ना लिखा जाए, इसके पुरजोर समर्थन से सावरकर। लेकिन ये जो थ्योरी है वो आज के कांग्रेस के थ्योरी से बिल्कुल उलट है। साथ ही साथ वो हिंदुत्व के प्रतीक है। तो जैसे ही आप तुष्टीकरण की राजनीति को सामने लेके चलते हैं तो आपको उस पर आक्षेप करना होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात कहना जरूर चाहूंगी कि जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, तो मुझे भी ये लगा था कि शायद 2 चीजें होंगी। एक, कांग्रेस जमीन से जुड़ेगी और जमीनी मुद्दे उठाएगी, जो कि
नहीं, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें वो बिल्कुल उजागर हो गया। और दूसरा, राहुल गांधी के कद में भी बदलाव आएगा, उनके जो साथी हैं उनको दूसरी नजर से देखेंगे। लेकिन जब उद्धव ठाकरे तक, जो उनके सहयोगी रह चुके हैं, उनकी बात से सहमत नहीं होते, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो गुजरात में हो रहा है, जो हिमाचल में हो रहा है, कि कद्दावर नेता छोड़ छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा आज फेल हो गई। क्योंकि कांग्रेस कहती रही है कि बीजेपी इतिहास पे चली जाती है, नेहरू पे चली जाती है। अभय दुबे जी से इसका मैं सीधा जवाब ले लेती हूँ। दुबे जी, क्या भारत जोड़ो यात्रा सफल नहीं हो पा रही है, इस वजह से विवादित बयानों की एंट्री करवाई जा रही है? और देखिए, कांग्रेस पार्टी में भी एक वक्त पर नरम दल गरम दल के नेताओं का बोलबाला रहता था। दोनों दो अलग अलग गुट थे, अलग अलग विचारधारा थी, दोनों की अलग अलग सोच थी। वैसे ही अगर महापुरुषों को लेकर भी उनकी अंग्रेजों से लड़ने का अपना अलग तरीका था सावरकर का। दो बार अगर जिसको इस तरह की सजा दे दी जाए, वो जेल के अंदर रहकर क्या करेगा? कम से कम जेल के बाहर आकर वो हिंदुस्तान की नए सिरे से लड़ाई तो लड़ेगा। इसी सोच के साथ सावरकर ने अपने आप को बाहर करने की कोशिश की, जो दलीलें उनके पक्ष में उनके समर्थक देते हैं। देखिए, आज के कार्यक्रम से एक बात तो बहुत मुखरता से उठकर सामने आई और सिद्ध हो गई कि भारतीय जनता पार्टी और उनके अनुषंगिक संगठनों ने इस बात को स्वीकारा कि हाँ, देश में बेरोजगारी, महंगाई, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ये मुद्दा है। उस मुद्दे को उठाइए, सावरकर जी के मुद्दे को मत उठाइए। मैं पूछना चाहता हूं समूचे देश से जो करोड़ों दर्शक चित्रा जी जैसी मूर्धन्य पत्रकार का शो देखते हैं, उनसे पूछना चाहता हूं, क्या 23वें भागलपुर के अधिवेशन में वीर सावरकर जी का ये उद्घोष करना कि ज्यादा से ज्यादा बर्तानिया की हुकूमत में शामिल हो जाओ, जब दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस रंगून के रेडियो से ये उद्घोष करते हैं, वो अपने पंडित नेहरू, महात्मा गांधी को साक्षी मानकर ये उद्घोष करते हैं कि बर्तानिया के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैं अपनी सेना के साथ रंगून की तरफ कूच कर रहा हूं, तब सावरकर जी का ये कहना कि ज्यादा से ज्यादा लोग बर्तानिया की फौज में शामिल हो जाएं, क्या ये आजादी के आंदोलन को पीठ दिखाना नहीं था? अगर वो सच में हिंदू वीर थे, सावरकर हिंदू वीर थे, तो फिर ये बात का जवाब देना चाहिए कि क्यों मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई, जहां श्यामा प्रसाद, न सिर्फ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल में फजलुल हक के साथ बनाई, सिंध प्रांत में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, मैं फिर कहता हूं 3 मार्च 1943 का वो रेजोल्यूशन देख लीजिए, जिसमें सरकार में रहते हुए मुस्लिम लीग ने यह पारित कर दिया कि हम पृथक पाकिस्तान चाहते हैं, और उस सरकार से इस्तीफा नहीं दिया, उस सरकार से अलग वीर सावरकर की पार्टी नहीं हुई, तो ना तो फिर ये हिंदू हितैषी हैं, ना ये राष्ट्र हितैषी हैं। उसके पहले के कार्यकाल को, जिसकी प्रशंसा की बात कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने अपने लेख में लिखी या इंदिरा गांधी जी ने डाक टिकट जारी किया, तो जब वो बर्तानिया के खिलाफ लड़ रहे थे तो वो डाक टिकट जारी हुआ, लेकिन बर्तानिया के समर्थन में खड़े हो गए, भारत के खिलाफ और मुस्लिम लीग के साथ, जिसने पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव पड़ा, तो फिर उनको आलोचना सहने के लिए भी तैयार भारतीय जनता पार्टी को रहना पड़ेगा। न वो गाय के पूजा के समर्थन में थे, न वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कभी कार्यकर्ता रहे, न समर्थन में थे। वो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ नीलांजन जी ने पूरी पुस्तक लिखी है, उसमें देख लीजिए वो क्या प्रामाणिकता के साथ लिख रहे हैं। तो ये बात देश के सामने आनी चाहिए जो राहुल गांधी जी ने कही है।